हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और स्वागत है आप सबका आज की ओरिएंटेशन क्लास में। कल बायोलॉजी की ओरिएंटेशन क्लास थी और आज हमारी फिजिक्स की ओरिएंटेशन क्लास होने वाली है। ठीक है, एक बार फटाफट से देख लेते हैं। हेलो मनीष, विश्वनाथ, दिलजीत, पूजा, नेहा, प्रियेशा, किशन, आनंदी, तलहा, रिया, तन्मय, सैफ, एवरीवन एवरीवन है ना, जो भी अब क्लास में आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम आप सबका क्लास में। कैसे हो आप सब? ठीक है, तो आज हमारी जो है पहली क्लास है, मतलब ओरिएंटेशन क्लास भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको फर्स्ट क्लास मानूंगा। ऑब्वियसली आगे हम लोग जब कंटेंट पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वो हमारी लेक्चर वाली फर्स्ट क्लास हो जाएगी, लेकिन इस पूरे सफर की ये पहली क्लास आप कह सकते हैं। ठीक है, फटाफट से एक बार बता दीजिए, क्या मेरी ऑडियो और वीडियो आप लोगों को क्लियर है? क्या मेरी ऑडियो और वीडियो आप लोगों को क्लियर है? बेटा आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं, कंटेंट के रिलेटेड नहीं, लेकिन ये जो नीट का सफर है आपका, इसके रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है। देखो बेटा, आपको पता है वक्त बहुत कम बच गया है। सीरियसली मैं अगर बात करूं, अगर आपको अभी तक फिक्र नहीं हो रही है तो फिक्र होनी चाहिए, टेक्निकली तो फिक्र होनी चाहिए। ठीक है, अगर बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है तो तब तो ठीक है। अगर अभी तक सफर में बीच बीच में कहीं ना कहीं आपको बीच में ऐसा लगा कि हमारी प्रिपरेशन उतनी स्ट्रीमलाइंड नहीं हो पाई, उतनी जो है एक आप कह सकते हो रेगुलर बेसिस पे नहीं हो पाई, तो अब वो लास्ट फेज शुरू हो गया है। लास्ट 5 मंथ्स 150 डेज तय करेंगे कि आप नीट 2026 क्लियर करोगे या नहीं करोगे। ये डॉक्टर बनने का सपना, एक गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का सपना 2026 में पूरा होगा या नहीं पूरा होगा। ठीक है सर, फिजिक्स में कुछ नहीं आता, तो बेटा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस जो मैं आज जो प्लान आपके साथ पूरा डिस्कस कर रहा हूं ना, आज हम सब चीजें डिस्कस करेंगे। क्यों पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर चीज आज डिस्कस हो जाएगी, ताकि बीच में कभी ये सवाल ना आए जब हम पढ़ाएं कि सर वो चीजें कैसे करनी है। आज ही वो टोन सेट कर लेते हैं, या आप लोगों की लैंग्वेज में कहें कि आज ही वो वाइब सेट कर लेते हैं हम लोग कि यार ये हमारा प्लान रहने वाला है, इस तरीके से रहने वाला है। और मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता देता हूं कि किस तरीके से पढ़ाई होने वाली है, किस तरीके से हम चीजें करेंगे, आपसे क्या एफर्ट रिक्वायर्ड है, कितना एफर्ट रिक्वायर्ड है, ये मैं सब आज ही आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, अच्छी बात है। सपना आपका एम्स जाने का है, बहुत अच्छी बात है। एम्स जाने का ड्रीम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। टारगेट बड़ा सेट करोगे तो तभी कम से कम इतना तो अचीव करोगे कि एक अच्छी चीज मिल जाएगी आपको। टारगेट ही छोटा सेट करोगे तो फिर आप समझ जाओ कि आपको एक बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं मिलने वाला। ठीक है बच्चों, तो इसलिए आज हम लोग सब चीजें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पढ़ाई होने वाली है, फिजिक्स का किस तरीके से चलने वाला है। देखो बच्चे, हम लोग सिलेबस 3 मंथ्स में कवर करेंगे ताकि आपको रिवीजन के लिए भी टाइम मिले। 11th एंड 12th तो जाहिर सी बात है चीजें स्पीड अप होके चलेंगी। मैं कोई भी चीज छोड़ूंगा नहीं, इसका आपसे वादा करता हूं। लेकिन बच्चों, एक चीज मैं आपको बोल देता हूं अभी से ही, मैं कोई आपसे कुछ झूठ नहीं बोलना चाहता। आप सब मेरे अपने स्टूडेंट्स हो, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलना चाहता। 10 से 12 घंटे का एफर्ट आपसे रिक्वायर्ड है। मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई बात नहीं मस्ती में हो जाएगा, नहीं होगा मस्ती में। ठीक है, अगर आपके पास दिन में 24 घंटे हैं, मैं आपको 7 घंटे की नींद भी दे देता हूं, 7 hours ऑफ स्लीप, तब भी आपके पास 17 घंटे बच गए। 17 से आप कह लो खाना खाना है, बाकी किसी टाइम के लिए कितने घंटे चाहिए होंगे? 5 से 6 आवर जो है ले लो आप, सेल्फ वर्क के लिए ले लो। ठीक है, 10 से 11 घंटे अब जो बचे ना आपके पास, अब जो आपके पास बचे, इन घंटों में खाना खाना है, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करनी है, पेरेंट्स से बात करनी है, फ्रेंड से बात करनी है, वो इस टाइम पे हो जाना चाहिए। अब आपके पास इफेक्टिवली जो टाइम बच गया, वो आपके पास बच गया कुछ 12 घंटे। ठीक है, उसमें से लेक्चर में ही चले जाएंगे। 6 आवर्स तो आपके लेक्चर्स में ही चले जाएंगे, सीधी सीधी सी बात है। लेक्चर में चले जाएंगे ना, 2-2 घंटे की क्लास होगी या इस तरीके से मैं मान के चल रहा हूं। उसके बाद के जो बेटा 6 घंटे है ना, 5 से 6 घंटे, ये आपकी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। ठीक है,
क्योंकि सिलेबस जल्दी जाएगा तो इसका मतलब है बड़ा पोर्शन एक दिन में कंप्लीट हो रहा होगा। इसमें मेरे साथ आज प्रण ले लो प्लीज, ठीक है, मेरे साथ वादा कर लो कि सर कुछ भी हो जाए, आज तक कितना बैकलॉग आया फर्क नहीं पड़ता, पढ़ हो गया ठीक है, भूल जाओ। हम वादा करते हैं कि सर क्रैश कोर्स में ना बैकलॉग नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। डेली क्लास अटेंड करेंगे, जितना पढ़ाया गया उतना कवर करते जाएंगे। संडे का दिन मिलेगा, रिवाइज करेंगे पीछे का। मैं आपको पूरा प्लान बताऊंगा किस तरीके से आपने पढ़ना है, कैसे पढ़ाई करनी है, मैं वो हर चीज आगे। बट मुझे आपसे ये प्रॉमिस चाहिए कि 10+ आवर्स की आपने स्टडी करनी है। मैं लेक्चर्स बीच में इंक्लूड कर रहा हूं, 12 घंटे की कर रहे हो तब तो बहुत अच्छा है, 12 घंटे की अगर कर रहे हो तब तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन मुझे आपसे ये वादा चाहिए, मैं अपने आप से पूरा एफर्ट डालने के लिए तैयार हूं, आपके सारे टीचर्स आपके लिए सारा एफर्ट डालने के लिए तैयार हैं। लेकिन बेटा उस एफर्ट का फायदा तभी होगा जब वो एफर्ट रेसिप्रोकेट होगा, आपकी तरफ से भी इतनी सेल्फ स्टडी तो होगी। मैंने पूरा बता दिया ना, 7 घंटे की नींद, लोग कहते हैं 4-5 घंटे, नहीं ले लो 7 घंटे की नींद, पढ़ा है पूरे दिन, लो 7 आवर्स की स्लीप, नो प्रॉब्लम। उसके बाद के टाइम में पर आपको मैनेजमेंट करनी पड़ेगी कि मुझे कब खाना खाना है, उसके बाद मेरा कोई टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप कर सकते हो ऐसा कि 6 घंटे ऐसे और दोपहर में भी 1 घंटा सो लो, कोई बात नहीं, फिर भी टाइम बच गया, बाकी का टाइम पढ़ाई में लगना चाहिए और कोई काम नहीं आपके पास होना चाहिए। समझ में आ गई कि नहीं समझ में? आज ये सारी बातें कर लेते क्योंकि बीच में दोबारा टाइम नहीं मिलेगा ये सब बातें डिस्कस करने का। आज ही टोन सेट कर लेंगे तो सब सही हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। दूसरी चीज अगर हम लोग डिस्कस करें, अभी देखो ये तो आ गया कि सर कितना हमें पढ़ना है एक दिन में, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि क्वेश्चंस कितने करने हैं आपने, क्रैश कोर्स है, देखो यार मैं फिजिक्स की बात करता हूं आपसे, बेटा थ्योरी जो है ना वो लिमिटेड ही है, थ्योरी लिमिटेड है, तो ऐसा ना हो बार बार थ्योरी करते रहो। फिजिक्स का एक रूल है कि फिजिक्स की थ्योरी सबसे अच्छी तभी समझ में आती है जब सवाल होते हैं। न्यूमेरिकल्स, सवालों से ही थ्योरी सबसे बेटर तरीके से समझ में आती है। आप जितनी मर्जी थ्योरी पढ़ लो, जितना मर्जी बार फॉर्मूले कर लो, ऐसा नहीं होगा एग्जाम में चले जाओगे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। फिजिक्स में ऐसा नहीं होता, सॉरी टू से, फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। फिजिक्स में आपने थ्योरी पढ़ी, क्वेश्चन, एप्लीकेशन आ रही है कि नहीं आ रही है, एप्लीकेशन आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, अभी आपके पास 5 मंथ्स है, 5 मंथ्स, नियर अबाउट 5 मंथ्स है, यानी कि 150 डेज है आपके पास, 150 डेज बचे, ठीक है। अगर तुम इतनी डेडिकेशन पुट कर दो कि मैं रोज के 100 सवाल करूंगा, 100 क्वेश्चंस डेली, मिलाकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिलाकर मैं 100 क्वेश्चन अगर मैं कर दूंगा तो टोटल में आप लोग कितने सवाल हो जाएंगे? 15,000 सवाल। ये बहुत अच्छा नंबर है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं। इसके अलावा अगर आपने टेस्ट दे दिए, जो टेस्ट वाले क्वेश्चन है मैं वो ऐड नहीं कर रहा हूं, जो क्लास में सवाल करवाए मैं वो ऐड नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर वो अलग से देकर ये 15,000 सवाल आपने लगा लिए, बेटा आपको लग रहा होगा 100 क्वेश्चन तो सर हम ऐसे कर लेंगे, जब कंसिस्टेंसी बनाने की बारी आएगी मुश्किल होगा 100 क्वेश्चन करना। पढ़ाई के अलावा जो मैंने आपको 5-6 घंटे दिए हैं उसमें आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, बाकी की थ्योरी पढ़नी है। समझ में आनी? 100 क्वेश्चन करने हैं, इससे कम में नहीं। बायोलॉजी के क्वेश्चंस जल्दी हो जाते हैं, केमिस्ट्री में भी जो आपके इनऑर्गेनिक वगैरह के सवाल जल्दी हो जाएंगे अगर आपको थ्योरी आती होगी। फिजिक्स में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। फिजिक्स में ये तो आपको करने ही करने हैं, इतने सवाल अगर आप कर लोगे तो टॉप नॉच में आ जाओगे, टॉप नॉच में आ जाओगे। अगर 80 क्वेश्चंस कर लोगे तो, अगर 80 क्वेश्चंस कर लोगे तो कितने सवाल हो जाएंगे आपके? तो आपके हो जाएंगे 12,000 सवाल। ये तो इसको आप थ्रेशोल्ड लिमिट बोल लो, ये तो थ्रेशोल्ड लिमिट है। इससे कम में तो फिर मुझसे आके बात मत करना कि सर नीट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये तो थ्रेशोल्ड लिमिट बता दी मैंने आप लोगों को, इससे कम में तो नहीं। मैं देखो बेटा हर चीज लॉजिकल बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। हम लोग सब डिस्कस करेंगे, मैं आपसे सारे सवाल, अभी हम लोग ये बातें भी डिस्कस करेंगे कि आप कौन सी क्लास के हैं, कैसे हैं,
करेंगे हम, वो बॉन्ड डेवलप करेंगे एक टीचर और स्टूडेंट का। पर पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं, इससे कम सवालों में नहीं होने वाला। 15,000 का टारगेट लेके चलो तो 12,000 तक पहुंच पाओगे, तो 12,000 तक पहुंच पाओगे। कुछ भी हो जाए, एक दिन छूट गया तो अगले दिन फिर ज्यादा एफर्ट डालो, ठीक है। बट आपने इतने सवाल करने ही करने हैं बेटा। देखो, एक सवाल पे रुकना नहीं है। सवाल थ्योरी पढ़ी, सवाल किया, नहीं हो रहा, एफर्ट पहले तो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, नहीं हो रहा आगे बढ़ना है। रुकने का टाइम नहीं है। मैं नहीं सुनना चाहता कि एक क्वेश्चन पे आपने 20-25 मिनट लगा दिए। क्यों? सोचा, ब्रेनस्टॉर्मिंग की, एप्लीकेशन किया, नहीं हुआ, आगे बढ़े। हां, यह बात है, कुछ बच्चे अटेम्प्ट ही हाफ हार्टेडली करते हैं। हाफ हार्टेडली अटेम्प्ट अगर आप सवाल देखने से पहले ही देखता हूं होता है कि नहीं होता है, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसे नहीं होने वाला। जब भी अटेम्प्ट करना है, सवाल फुल कंसंट्रेशन के साथ अपनी चीजें रिवाइज करके कि हां सर ने आज ये पढ़ाया, चलो एप्लीकेशन, ओके नहीं हो रहा, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले ही नहीं सोच लेना कि देखता हूं, फिर तो नहीं होगा। मैं चाहता हूं अच्छे सवाल आपसे सॉल्व हो, अच्छे सवाल आपसे सॉल्व हो। दूसरी, इतना आपने सवाल कर लिए, अब देखो सर क्या हमें चीजें एक ही बार पढ़नी है? 3 मंथ्स में तो आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा, यानी कि मार्च की स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक तक आपका करवा दिया जाएगा। उसके बाद आपके पास रिवीजन का टाइम ही रहा सारा, 2 महीने के करीब तो रिवीजन ही रही। बीच बीच में भी आप करोगे रिवीजन। क्या रिवीजन के दौरान दोबारा ये 15,000 सवाल करोगे? क्या क्या ऐसा करना है? क्या ऐसा करना है? ऐसा नहीं करना है। इसलिए जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, मैं अपनी क्लास में जो स्टूडेंट्स मुझसे पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं उन्हें बता चुका हूं कि आपको स्टार मार्क करने आने चाहिए सवाल, ठीक है। आपको स्टार मार्क करने आने चाहिए सवाल। ये 15,000 में से आपको स्टार मार्क करना है। कौन कौन से सवाल हैं? बेशक आपसे हो गए, लेकिन आपको लगा कि इसमें दिमाग बहुत लगाना पड़ा मुझे। रिवीजन के दौरान वो सवाल करने हैं। क्या ये स्टार मार्क सवाल हर सोर्सेस से होंगे? हाँ, कहीं से भी। एनसीईआरटी में अच्छा सवाल मिलता है, स्टार मार्क। रेफरेंस बुक में अच्छा सवाल मिलता है, स्टार मार्क। टेस्ट में अच्छा सवाल मिलता है, स्टार मार्क। ये सब स्टार मार्क कर लो, ताकि जब रिवीजन की बारी आए, थ्योरी आप पढ़ोगे, क्या सवाल नहीं करोगे? फिजिक्स में सवाल का ही खेल है, फिजिक्स में सवाल का ही खेल है, ठीक है। फिजिक्स में सवाल का ही खेल है। तो सवाल का जब आप खेल की बात करते हो, तो स्टार मार्क क्वेश्चंस की वैल्यू कब आएगी? रिवीजन के दौरान। ऐसे क्या होगा, आप पैनिक कर जाओगे। मैंने बच्चों को पैनिक करते हुए देखा। जब रिवीजन का टाइम आता है, टाइम होता है कम, सिलेबस है बहुत ज्यादा, तो बच्चों को लगता है यही सारे क्वेश्चंस मैं पूरी डीपीपी फिर से सॉल्व करूंगा, मैं पूरा मॉड्यूल फिर से सॉल्व करूंगा। ऐसा करना है क्या? क्या ऐसा करना है हमें? नहीं। हमारा एक लेवल बन चुका है, उस लेवल से ऊपर जाने के लिए हमें सिर्फ उससे डिफिकल्ट सवाल करने हैं। हमने उससे डिफिकल्ट सवाल करने हैं। समझ में आई कि नहीं समझ में? और मानो रिवीजन के दौरान वो डिफिकल्ट स्टार मार्क सवाल आपसे नहीं हो रहे, तो क्या आपने दोबारा थ्योरी पढ़नी है? नहीं, उससे हल्के सवाल करने हैं, उससे थोड़े हल्के सवाल करने हैं, ताकि दोबारा बेस बन जाए, फिर वो स्टार मार्क क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? किसी को कोई भी डाउट है इस चीज को लेकर? अभी तक कोई भी, जितनी मैंने बात कही है इसको लेके, क्या किसी को कोई डाउट है क्या? आगे मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन कौन से रिसोर्सेज से पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, जितनी चीजों से पढ़ना है। एक हौच पौच नहीं क्रिएट कर लेना है कि यहां से भी पढ़ लूंगा, यहां से भी पढ़ लूंगा, नहीं। अब डिस्ट्रैक्ट होने का वक्त गया। अब हमें क्लियर विजन होनी चाहिए, ये पढ़ना है, इतना पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, बात खत्म, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? नहीं है? चलो बेटा, नीट 2025 के पेपर का ना एक एनालिसिस देना चाहूंगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि फिजिक्स में कितने मार्क्स आ जाएं तो नैया पार हो जाएगी। समझना जरा इस बात को। मैं बात करता हूं 3, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, ठीक है। नीट 2025 की बात करता हूं, नीट 2025 की मैं बात करता हूं, नीट 2025 की बात करता हूं। अगर नीट 2025 में किसी बच्चे के 360 में से बायो में 320 आ जाते, केमिस्ट्री में 180 में से 140 आ जाते, और फिजिक्स में मात्र 120 आ जाते, ये कितने मार्क्स बन गए जरा मुझे बताओ? ये आपके बन गए 580 मार्क्स।
क्या कोई बच्चा जानता है 580 मार्क्स पे रैंक क्या आई इस साल? मैं तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूं कि फिजिक्स में क्या चीज कितना रिक्वायरमेंट है। डिफिकल्ट पेपर के हिसाब से 2025 का डिफिकल्ट आया, तो ऑब्वियसली अगले साल अगर लड्डू पेपर आ जाएगा तो तुम 180 ही टारगेट करोगे। मेरे कहने का मतलब क्या है वो जरा समझने की कोशिश करना। 580 पर यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो 3200 रैंक बनी है, और यही मार्क्स अगर तुम्हारे 600 आ जाते तो 1800 रैंक बनी है। क्या 3200 पे कोई अच्छा जीएमसी मिलता है? मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? 20 मार्क्स और बढ़ा दो 1800 में, अच्छा कॉलेज मिलता है? बिल्कुल मिलता है। कहने का मतलब यह है, क्या 120 लाना मुश्किल है? क्या 120 लाना मुश्किल है? मैं तुम्हें नीट 2025 की एनालिसिस बताऊंगा। बेटा मैंने पहले भी ये बात बोली ना कि जो चीज बताऊंगा लॉजिक के साथ बताऊंगा, कुछ ऐसा नहीं बोल दूंगा कि ऐसे ऐसे कर लो। नीट 2025 में लॉजिक के हिसाब से बताऊंगा, ताकि नीट 2026 के लिए तुम्हें ये बेस सेट हो कि अगर डिफिकल्ट पेपर आए तो क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है। ये अगर आप बात करो 120 मार्क्स के लिए कितने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे फिजिक्स में हमको? 30 क्वेश्चंस, 30 सवाल करने ना हमको। सही, 30 सवाल करने हैं कि नहीं करने हैं? बेटा ये तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर ये कोई बता रहा है कि कैसा पेपर हो जाएगा, देखो नीट 2025 ने एक लेवल सेट कर दिया है। उसने ये बताया है कि नीट 2026 में इस लेवल का पेपर आ सकता है, बट क्या उसी लेवल का आ सकता है? उससे और डिफिकल्ट नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या उससे आसान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। नीट दोबारा वापस आ जाएगा कि एक साल बस तुम्हारे साथ खेलना था, बाकी हम बाद में वापस आ जाए। ठीक है, हाँ, वो आपको ये बताने के लिए कि नीट 2026 में आपकी तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, 30 क्वेश्चंस 120। मैं आपसे एक बात बोलता हूं, अभी एक डाटा शेयर करता हूं, जरा इसको ध्यान से देखना। ये एनालिसिस है 2025 की, जरा ध्यान से देखो इसको। मैकेनिक्स से 15 आए थे सवाल, हीट यानी कि थर्मोडायनेमिक्स केटीजी से 4, एसएचएमएन वेव से 3, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जिसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस मैग्नेटिज्म पूरा आ जाता है, साथ में एसी ईएमआई पूरा सेक्शन, उससे 10 सवाल, ऑप्टिक्स जिसको बहुत बड़ा पोर्शन माना जाता है 4 सवाल आए थे, और मॉडर्न एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और आपका सेमीकंडक्टर को ऐड कर लो, 9 सवाल इससे आएंगे। एनालिसिस आपको रियल पिक्चर देती है कि तैयारी कैसे करनी है, ये समझने की कोशिश करना। मैंने इजी, मीडियम और डिफिकल्ट पोर्शन यहां पर मार्क किया हुआ। इजी आपको सवाल आए थे 12, मीडियम आपको सवाल आए थे 15, डिफिकल्ट आपको सवाल आए थे 18। बेटा इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 27 सवाल बन जाते हैं। मैंने क्या बोला था, 120 स्कोर करने के लिए कितने सवाल चाहिए? 30 सवाल चाहिए। यानी कि नीट 2025 में अगर किसी बच्चे ने पेपर में इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड रखी होती और उसकी तैयारी इस लेवल की होती कि मुझे मीडियम और इजी सवाल तो नहीं गलत करने हैं चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो 27 सवाल यहां से कर ले जाता। एक दो तो डिफिकल्ट सवाल हर कोई कर ही लेता है। डिफिकल्ट से ऐसा मतलब मैं कोई एडवांस लेवल के सवाल नहीं बोल रहा हूं, थोड़े से यहां करके क्या आप लोग 30 कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हाँ या ना में जवाब दो मुझे कमेंट सेक्शन में। क्या आप 30 क्वेश्चंस ला सकते थे कि नहीं ला सकते थे? यस या नो में मुझे जवाब दो। एवरीवन, सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए, सबका। ला सकते थे ना, कोई डिफिकल्ट चीज तो नहीं थी लाना। इसका मतलब क्या पता लगा कि एग्जाम में अब जो आगे हमारा आएगा उसमें आपने तैयारी में यह तो मेक श्योर करना है कि ना मेरे इजी ना मेरे मीडियम सवाल गलत नहीं होने चाहिए। पेपर अटेम्प्टेशन का एक तरीका है, जब आपने क्वेश्चन देखा, आपने कहा ठीक है ये कंसेप्ट मैंने पढ़ा हुआ, पेपर देख, क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा कि ये डिफिकल्ट है या आसान है, इसमें बहुत सारा तामझाम करना पड़ रहा है, ये डिफिकल्ट सवाल है। ठीक है, पेपर में कुछ भी करो लेकिन इजी और मीडियम सवाल नहीं छूटने चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं पेपर के बाद 45 क्वेश्चंस की, तो मुझे यह सुनने में नहीं आना चाहिए कि सर ये इजी सवाल था हमसे छूट गया। नहीं, पेपर अटेम्प्ट किया, एक एक फेजेस में पेपर अटेम्प्ट किया जाता है, पूरा पेपर एक फेज में अटेम्प्ट किया जाता है। समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? सबसे पहले इजी और मीडियम सवाल किए जाते हैं हर पोर्शन के। मानो आपने पहले बायो किया, फिर केमिस्ट्री किया, फिर फिजिक्स किया, इन तीनों के पहले इजी और मीडियम सवाल होंगे,
फिर उसके बाद आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस करोगे, बायो के डिफिकल्ट क्वेश्चंस करोगे, केमिस्ट्री के डिफिकल्ट क्वेश्चंस करोगे, फिजिक्स के। मतलब आप पे ऑर्डर डिपेंड करता है, क्या पता आपको फिजिक्स अच्छी लगती हो एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री, तो आप उससे पहले भी लेके जा सकते हो। ठीक है, इस ऑर्डर में करने हैं आपको। ऐसा ना हो कि आप सबके मुश्किल सवाल भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करने बैठ जाओ और आपका जो है वो क्वेश्चंस छूट जाए। मैं पहले भी बोल चुका हूं, हर क्वेश्चन के मार्क्स 4 ही हैं, तो इससे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला एग्जाम में कि मैंने रोटेशन का बहुत डिफिकल्ट सवाल सॉल्व कर लिया, मॉडर्न फिजिक्स का इजी क्वेश्चन छोड़कर आ गया। जो वो करके आया उसको भी बराबर का ही रिवॉर्ड मिला है, 4 मार्क्स उसको भी मिले, 4 मार्क्स आपको भी मिले। ठीक है, हाँ बेटा मैं बताऊंगा, मैं अपना पूरा बताऊंगा कि मैं 11th से शुरू कर रहा हूं या 12th से शुरू कर रहा हूं। मैं आपको बता देता हूं कि मैं 12th से शुरू करूंगा। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड जो है वहां से हमारा शुरू किया जाएगा। ठीक है, उसके बहुत से फायदे हैं। एक तो जो बच्चे आप में से बोर्ड वाले बच्चे हैं, जो बोर्ड्स के एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए एक तरीके से बोर्ड्स की भी साथ साथ में तैयारी हो जाएगी, उनका रिवाइज हो जाएगा। दूसरा, 12th की जो बेटा फिजिक्स है वो एज कंपेरेटिव टू 11th की फिजिक्स के आसान है। क्या है? थोड़ी आसान है। मैकेनिक्स का एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो बच्चे को कंफ्यूज करता है, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब पोर्शन। लेकिन अगर आप बात करोगे 12th की, तो उसमें उतनी ज्यादा कंप्लेक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं है, थोड़ा कम कंप्लेक्स न्यूमेरिकल्स है, कंसेप्ट ज्यादा है, लेकिन न्यूमेरिकल जो आपके बनते हैं वो कम कंप्लेक्स बन पाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो हम लोग कहां से तैयारी करेंगे? हम तैयारी करेंगे 12th से। 12th कवर अप करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग 11th करेंगे। बेटा देखो, मैं दोनों पोर्शंस मिलाकर बताता हूं। हम लोग मार्च फर्स्ट वीक तक खत्म कर देंगे पूरा सिलेबस। तो आई कैन नॉट, अभी मैं ये नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली 12th कब खत्म होगा, 11th कब होगा। ऑब्वियसली आप कर लो, ये 3 महीने में हाफ हाफ डिवाइड कर लो। ठीक है ना, जनवरी के मिड में हो जाना चाहिए हमारी 12th। ठीक है, हाँ, इस तरीके से डिवाइड कर लो आप लोग। ठीक है, ये बात समझे कि नहीं समझे? आपके 30 क्वेश्चंस में आप कर सकते थे, तो ये बहुत आराम से किया जा सकता था। ये बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, ये बात तो अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। हाँ जी, बेसिक से ही पढ़ाएंगे, मैंने कहा बेसिक से पढ़ाएंगे, और मैं सवाल करवाऊंगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों, समझ जाओ। ठीक है, अभी मेरी बात, जैसे तुम अपनी फ्रेंड्स की बात सुनते हो ना, वैसे मेरी बात सुनो, मुझे अपना फ्रेंड मानो। मैं आपको ये बोल रहा हूं, फिजिक्स जो है ना वो चलती है न्यूमेरिकल से। हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे, उतना कंसेप्ट पढ़ेंगे जितना न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए चाहिए होता है। बाकी एनसीईआरटी की मैं पूरा बताऊंगा आपने कैसे कैसे पढ़ाई करनी है। ठीक है, अगर मैं आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन ऐसे ऐसे पढ़ के बताऊंगा तो क्या वो 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो सकता है? मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, फिर नहीं होगा। बट नेसेसरी चीजें मैं आपको बताऊंगा, और आपको बताऊंगा ये चीजें पढ़ते चलो। कंसेप्ट बताऊंगा, सवाल करेंगे, कंसेप्ट बताऊंगा, सवाल करेंगे, सब कुछ कवर होगा, सब कुछ, एक भी चीज नहीं छूटेगी, ये गारंटी देता हूं आप लोगों को। ठीक है, ये आपको पहले बात समझ में आ गई कि इस तरीके से आपने क्या करना है। डिफिकल्ट पेपर आएगा 2026 में, अगर आया तो ये वाला पोर्शन नहीं छूटना चाहिए। तो प्रेपरेशन में मैं मेक श्योर करवाऊंगा कि मैं तीनों लेवल के सवाल करवाऊंगा। तो मेरे साथ साथ प्रेपरेशन में तुम ये चीज तो 100% इंश्योर करो कि इजी और मीडियम लेवल के सवाल तो नहीं छूटने वाले। सर ये वादा करता हूं आपसे, ये तो नहीं छोड़ेंगे। डिफिकल्ट हो सकता है, तो डिफिकल्ट तो सबके लिए डिफिकल्ट है ना, और डिफिकल्ट कितना रैंक बदल देगा वो आपको पता लग गया। डिफिकल्ट 1800 से लेकर आगे का है, लेकिन 1800 पे भी अच्छा कॉलेज मिल जाता ना यार। मैं ये बोल रहा हूं कि आपको टॉप 100 में चेज नहीं करना चाहिए, नहीं, मैं बिल्कुल आपको बोल रहा हूं, करो चेज, बिल्कुल करो, किसने मना किया। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि कम से कम ये तो हो कि यार सिलेक्शन इंश्योर हो, उसके लिए ये वाला लेवल तो टच करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? गॉट इट? समझ गए? चलो, अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि पढ़ाई किस तरीके से करनी है। अब मैं बताऊंगा पढ़ाई, क्योंकि मैं भी एक एक पूरा प्लान लेकर आया हूं, पढ़ाई किस तरीके से करनी है। पहला स्टेप मैं बीच में नहीं बताऊंगा बच्चे, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होगा, और ना आप उस टाइम पे समझ पाओगे। हाँ, मैं स्टार मार्क बताऊंगा आपको, क्लास में ये बोल दूंगा कि ये स्टार मार्क सवाल है, इसको स्टार मार्क कर लो। लेकिन मैंने आपको कहा ना, डिफिकल्टी सब्जेक्टेड टू द पर्सन। आपको कौन सा डिफिकल्ट लगता है, आपको वो देखना है ना। कंसेप्ट आपने अच्छे से पढ़ा, आपको भी तो देखना है कि डिफिकल्ट लेवल का कौन सा सवाल है। क्या पता मैं किसी सवाल को बोलूं कि यार मुझे तो ये इजी लग रहा है, लेकिन आपको भी तो पता लगना चाहिए कि वो है कि नहीं है। तो एक बार आपको भी वो चीज मेक श्योर करनी है। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको जरूर क्लास में बता दिया करूंगा कि ये स्टार मार्क सवाल है भाई, स्टार मार्क करके रख लो। ठीक है, अच्छा सवाल है, स्टार मार्क करके रख लो। मैं ये चीजें आपको बता दूंगा, इसकी टेंशन मत लो। अब मैं आपको बताऊंगा कि
देखो कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। अब रोड मैप क्या रहेगा, रोड मैप पे ध्यान दो। सबसे पहला रोड मैप आपको यह है कि पहले आपको थॉरो एनालिसिस ऑफ सिलेबस कर लेना है। ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ अपने सब्जेक्ट के लिए, सबके सब्जेक्ट के लिए ये बोल रहा हूं। थॉरो एनालिसिस ऑफ सिलेबस करो, सबसे पहला स्टेप। ये ओरिएंटेशन में ही बताया जा सकता है। जैसे मान लो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैंने नीट एनटीए के द्वारा दिया गया सिलेबस अपने पास रखा है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये पोर्शन आता है। ऐसे हर एक का आपके पास सिलेबस होना चाहिए, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायोलॉजी का भी। प्रिंट करवा के अपने पास रख लो ताकि आपको पता हो कि यही कंसेप्ट से सवाल आने वाला है। दैट्स इट। हो सकता है कोई रेफरेंस बुक या एनसीईआरटी में इससे कम या ज्यादा दिया हो, दैट इज पॉसिबल। लॉजिक गेट्स जो है वो आपके सिलेबस में है, नीट के सिलेबस में आपका लॉजिक गेट्स है, लेकिन लेटेस्ट वाली एनसीईआरटी से हटा दिया हुआ है। तो अगर आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करोगे तो आपका सिलेबस छूट जाएगा। इसको देखना है आपने। मान लो जैसे यहां पे सब कुछ आपने देख लिया कि अच्छा यहां पे मुझे जो है इंटरनल रेजिस्टेंस करना है, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, ये सब सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर मान लो किसी बुक में दिया हुआ है, तो क्या आपको पता लगेगा कि पोटेंशियोमीटर आपको नहीं पढ़ना है? मैं तो ऑब्वियसली स्ट्रिक्टली आपको नीट के सिलेबस के हिसाब से पढ़ाऊंगा ही, उसकी टेंशन मत लो। बट खुद भी आपको यह अवेयरनेस होनी चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। खुद आपको यह बात की समझ होनी चाहिए कि अच्छा पोटेंशियोमीटर नहीं पढ़ना है, ऐसा ना हो पढ़ने बैठ जाओ। पहला आपको थॉरो एनालिसिस ऑफ सिलेबस होना चाहिए, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सर क्या क्या स्टडी मटेरियल पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, पहले ये बताओ। बहुत लोग बहुत कुछ बता रहे हैं, आप बताओ हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो ध्यान से सुनो क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले आपको मेरे जो क्लास नोट्स होंगे, एक क्लास नोट्स आपके रिसोर्स होंगे, जो क्लास नोट्स बनेंगे, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो पीडीएफ आपको दूंगा, जो क्लास में करवाऊंगा, एक रिसोर्स आपके पास वो हो गया। सेकंड रिसोर्स आपके पास क्या होगा, एनसीईआरटी। थ्योरी भी मेरी क्लास के अलावा थ्योरी के यही दो सोर्स मेन है। क्या यही सेम चीज फिजिक्स और बायो में भी कहा जा सकती है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही बात है कि नहीं है? मेरी क्लास बेटा सुबह 10 बजे होगी, मेरी क्लास सुबह 10 बजे होगी, ठीक है। एनसीईआरटी की आपने, जैसे मैंने जितना पोर्शन पढ़ाया उसकी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। बच्चे डिफिकल्टी आए, प्रॉब्लम आए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन वो पढ़ना जरूरी है। समझ रहे हो आप मेरी बात? जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो चीजें थोड़ी सिंप्लीफाई तो हो जाएंगी ना आपके लिए, बाकी आपको पोर्शन कवर अप करना है। अगर एनसीईआरटी की एक बहुत से बच्चों ने एक टाइप की, आप कह लो कि एक परसेप्शन बना ली हुई है कि डिफिकल्ट होती है, डिफिकल्ट होती है। अरे पढ़ने तो बैठो यार, पढ़ने तो बैठो, पहले अपने आप सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्लास नोट्स हो गए, एनसीईआरटी होगी, इसके बाद कौन से रिसोर्सेज है आपके पास? डीपीपी ले लो, मॉड्यूल ले लो, ठीक है। आप अड्डा का जो हमारी अड्डा 247 के डीपीपीज या मॉड्यूल हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। इनके सवाल आप लोग अपने पास रेफर करो, ठीक है। समझ में आए कि नहीं आया? नोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं। देखो, एक तो जो हम क्लास में क्रैश कोर्स में नोट्स कर रहे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। दूसरी जो आपके पास नोट्स हैं वो आप क्लास में आने से पहले एक बार रिवाइज कर सकते हो ताकि आपको चीजें याद रहें। जो मैं चीजें बताऊं वो आपको जल्दी से ग्रैस्प हो जाए, क्योंकि हम भी तो स्पीड में ही पढ़ेंगे ना, थोड़ा तो स्पीड में पढ़ेंगे। तो वो चीजें तो वो आप रिवाइज करके आ सकते हो, बिल्कुल ठीक है, वो आपको वहां काम आएंगे। ये क्लास नोट्स, क्लास के बाद एनसीईआरटी तो आपने साथ में रिवाइज करनी ही करनी है बेटा। एनसीईआरटी में देखो, वो बुक से आप सवाल कर लो, लेकिन एनसीईआरटी को रीडिंग जरूर दो। एनसीईआरटी इज मैंडेटरी, ठीक है। वो बुक्स दी गई थी आपको एनसीईआरटी को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो वो एनसीईआरटी को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको दी गई थी। तो वो एनसीईआरटी से, बट एनसीईआरटी आप खासकर बायोलॉजी में देख लो, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है उसका। अब बताओ, दुनिया में कोई ऐसी बुक नहीं बन सकती जो पूरा उस एनसीईआरटी को एक्सट्रैक्ट करके आपको दे दे। वो खुद एनसीईआरटी ही हो सकती है, क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक वर्ड ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोल सकते हो आप उसके बारे में? ठीक है, ये आपके आ जाएंगे डीपीपी और मॉड्यूल। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी हो जाएगी, कोई एक रेफरेंस बुक ले लो, कोई एक रेफरेंस बुक ले लो, कोई भी रेफरेंस बुक, कोई भी अच्छी रेफरेंस नीट की बुक, दैट कैन बी एनीथिंग, एररलेस फिजिक्स इज गुड,
आप सेंगेज की जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है वो बहुत अच्छी बुक है नीट की, वो आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा हमारी जो लेवल अप बुक्स हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं यार, बहुत अच्छी बुक्स हैं। हमने जो लेवल अप बुक्स बनाई हैं अपनी अड्डा 247 की टीम ने, लेवल अप बुक्स बहुत अच्छी है, रेफरेंस बुक्स, ठीक है, बहुत अच्छी, वहां से भी सवाल कर सकते हो। एंड इसके अलावा जो पांचवा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं बोलूंगा कि जहां से आपके स्टडी रिसोर्सेज आपका बनता है, वो है टेस्ट्स। वो क्या है? आपकी टेस्ट सीरीज। बेटा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी ही करनी है। कुछ फायदा नहीं आपका बहुत पढ़ाई करने का अगर आप एनालाइज ही नहीं कर रहे हो कि मेरा स्कोर क्या आ रहा है। ठीक है, तलवार आपके पास होना अलग चीज है, तलवार चलाना आना अलग चीज है। घर पे पड़ी पड़ी तलवार अगर आप मानो सिर्फ शेडो प्रैक्टिस करते हो तो क्या जीत जाओगे? युद्ध में भी तो चलाना आनी चाहिए कि आदमी सामने खड़ा हो तो पहले डिफेंस कैसे करनी है, फिर तलवार कैसे चलानी है। सेम इज द केस विद टेस्ट ऑल्सो। समझ रहे हो? पढ़ते तुम बहुत हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि 3 घंटे में टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, प्रेशर हैंडलिंग कैसे करते हैं, और किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी एबिलिटी है जो बच्चों में मिसिंग है। टेस्ट आपके रो देने ही देने हैं, टेस्ट चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, टेस्ट आपको देने ही देंगे। प्लानर बेटा, टेस्ट का प्लानर आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो। मैं बोल देता हूं टेस्ट का प्लानर आपको दिलवाने के लिए, ठीक है? हाँ, टेस्ट का प्लानर आपको मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है मनीष? आप टेंशन मत लो, टेस्ट का प्लानर मैं आपको दिलवा दूंगा। मैं बात कर लेता हूं सर से, टेस्ट का प्लानर आपको एडवांस में मिल जाएगा। ये वाली बात क्लियर हुई। क्लास नोट्स करने, एनसीईआरटी करनी है, डीपीपी मॉड्यूल करनी है, रेफरेंस बुक करनी है, और साथ में अपने टेस्ट पर ध्यान देना है। इसके अलावा कुछ नहीं करना। और कोई भी कुछ भी बताए, ये भी कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, क्यों कर ले? अब इस पे ध्यान देना है। इधर उधर भटकने वाली टाइम अब जा चुका है, ठीक है? वो टाइम अब जा चुका है। तो स्टडी रिसोर्सेज में किसी को कोई डाउट है क्या? सभी का अलग से सिलेबस, कौन सा सिलेबस बेटा? एनटीए का तो सिलेबस आप डाउनलोड कर लो, अगर आप चाहो तो सिलेबस डाउनलोड कर लो एनटीए का सीधा ही, अगर आप सिलेबस मांग रहे हो ना अब दिलजीत। देखो बेटा, अगर आप चाहते हो कि बाहर जाने का टाइम ना वेस्ट हो तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है। और मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा हूं। बहुत से बच्चे पिछले से पिछले साल टेस्टिमोनियल्स के साथ हमें ये बता चुके हैं कि सर एनबीटीएस से कितने सवाल आए थे। एनबीटीएस इज रियली 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 वेरी इफेक्टफुल। मैं सीरियसली आपको ये बात बोल रहा हूं, एनबीटीएस इज रियली ए वेरी गुड टेस्ट सीरीज। तो ये अगर आप परचेज कर लोगे, कम से कम जो एनबीटीएस बंडल है उसमें तो 60+ टेस्ट दिए जा रहे हैं आपको। तो खुद सोच के देखो जरा एक बार, एक टेस्ट में 80 सवाल होते हैं, 80 क्वेश्चन, सॉरी 180 क्वेश्चंस होते हैं। 180 इंटू 60 अगर मैं कर दूं तो कितना आ जाएगा आपका? ठीक है, कितना आ जाएगा? 10800, यानी कि 10,800 सवाल। 10,800 सवाल ये हो गए, 15,000 सवाल मैंने वहां करवा दिए। इतने टेस्ट अगर तुमने दे दिए, इतने टेस्ट अगर तुमने दे दिए ना, और इतने सवाल तुमने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लिए इन एडिशन टू दोज 15,000 क्वेश्चंस, मैं देखता हूं तुम्हारी सिलेक्शन कौन रोकता है। मैं देखता हूं तुम्हारी सिलेक्शन कौन रोकता है। तुम्हें गारंटी देके बोलता हूं, मैं देखता हूं तुम्हारी सिलेक्शन कौन रोकता है। 25,000 प्लस सवाल, टेस्ट आपको छोड़ने नहीं है। ये 60 पेपर अगर तुमने दे दिए 5 महीनों में, ठीक है, 20,000 सवाल भी टोटल कर लोगे तो भी चलो, और बताओ 20,000 सवाल भी कर लोगे टोटल मिला के, कोई नहीं रोक सकता तुम्हारा। ठीक है, समझ में आ गई? इज इट सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर टू यू? मैंने रेफरेंस बुक आपको बता दी, आप एररलेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंगेज की जो बुक आती है, डीसी पांडे की, जो भी आपको अच्छी लगती है, मैं कोई किसी की तरफ बायस्ड नहीं होना चाहता। हमारे अड्डा 247 में भी आपकी लेवल अप बुक्स हैं जो बहुत अच्छी हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। गॉट इट? समझ में आ गई? ये आपको रिसोर्सेज क्लियर हो गए ना? ये हो गए। अब एक बार चैप्टर वाइज देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता लगना चाहिए 2025 में, और बड़ा ही शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिला कि कौन कौन से बेटा बच्चे हमारे ग्रुप्स में ऐड हो रहे हैं। पलक, ठीक है, हाँ, हर टीचर के ग्रुप्स में हम लोग ऐड कर रहे हैं बच्चों को, ठीक है? हाँ, तो
आप लोगों को भी ऐड कर लिया जाएगा, टेंशन मत लो। और हर टीचर सब कुछ प्रोवाइड करेगा, आप इसकी फिक्र मत करो बिल्कुल भी। हर टीचर आपको हर चीज प्रोवाइड करेगा, इसकी फिक्र मत करो पलक, ठीक है। हाँ, क्लास में जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो आप लोग मुझे बता देना, जो भी जैसा भी होगा, अगर इवन पर्सनल ग्रुप में होगा तो आप मुझे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह बताना। क्लास जब हो जाएगी तो वहां पे भी हम लोग ऐड करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर हर टीचर ही आपको 100% एफर्ट के साथ सब कुछ प्रोवाइड करेगा, तो आप फिक्र मत करो इस बात की कि मुझे ये चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे ये चीज, हर चीज आपको प्रोवाइड होगी, यू डोंट नीड टू टेक केयर, ठीक है। हाँ, कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमने सब कुछ प्लान करके रखा, बस तुमसे जो एफर्ट मांगा है वो एफर्ट डाल देना यार, उस एफर्ट में कमी मत छोड़ना, अगर चाहते हो सच में सपना पूरा हो तो। डॉक्टर बनने का सपना ये लास्ट स्टेज है, इसके बाद ये 5 महीनों या इनमें से 2 महीने भी ऐसे चले गए तो फिर तुम लोग फिर वही कहानियां सुनाओगे, सर एक बच्चा है उसका 2 महीने में भी हो गया, उसका 15 दिन पहले तैयारी करके भी हो गया, फिर वही कहानियां आएंगी। बट आइडियल सिचुएशन मैंने आपको बता दी है कि ये लास्ट मौका आपके पास बचा है। उतनी मेहनत करो जितनी बच्चों ने 2 साल में कर डाली है, उतनी मेहनत करोगे तो उनके बराबर आ पाओगे, ठीक है। और स्मार्ट वे में तैयारी करोगे, कोई भी गलती नहीं, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं। डिस्ट्रैक्शंस पे भी मैं आप पे एक थोड़ा 5 मिनट डिस्ट्रैक्शन पे भी बात करूंगा आपसे जरूर, कि डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या आपके लाइफ में आ रही हैं, उनको कैसे दूर करना है, ठीक है। इसके बाद स्टडी करनी कैसे है, सर रिसोर्सेज आपने बता दिए हम लोगों को, ठीक है। अब हमें ये बताओ कि हमें एक पूरा साइकिल कैसे फॉलो करना है, साइकिल कैसे फॉलो करना है। सबसे पहले लेक्चर्स देख लिए, लेक्चर से नोट्स या तो क्लास में बना लिए या फिर जो नोट्स आपको मिल जाएंगे वही ले लिए, ठीक है, वो आपके नोट्स हो जाएंगे, ठीक है। नोट्स कर लिए, नोट्स के बाद डीपीपी मॉड्यूल रेफरेंस बुक पे आ जाओ, उसके सवाल करने लग पड़ो। पीवाईक्यूज बेटा, हाँ एक चीज और, इसमें एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, हाँ ये एक और आपका स्टडी रेफरेंसेस में एक और आ जाता है आपका पीवाईक्यूज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो नहीं छोड़ने हैं किसी के भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सबसे अच्छा आपको एनालिसिस देते हैं कि किस तरीके का पैटर्न रहा है, किस तरीके का पैटर्न रहने वाला है। पीवाईक्यूज तो आपने जरूर करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये एक और रिसोर्स आप इसमें ऐड कर लो, यही है जो भी है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग इस पे चल रहे थे पैटर्न पे कि किस 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 ऑर्डर में पढ़ाई करनी है, ताकि बच्चे ये ना पूछे मैंने अभी ये कर लिया है उसके बाद कैसे होगा, एक ही बार में बताऊंगा पूरा। लेक्चर्स देखे, नोट्स बनाए या नोट्स जो मिले वो, उसके बाद डीपीपी मॉड्यूल, डीपीपी मॉड्यूल के बाद पीवाईक्यूज पे आ जाओ, क्योंकि सीधा पीवाईक्यू का लेवल बनाने के लिए, सीधा पीवाईक्यूज का लेवल बनाने के लिए पहले अपने डीपीपी और ये सब सॉल्व करना पड़ेगा, नोट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, उसके बाद तुम आओगे पीवाईक्यूज में। पीवाईक्यूज अगर तुम साथ साथ में जेई मेंस के भी कर रहे हो तब तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लेवल थोड़ा बढ़ चुका है, थोड़ा बढ़ चुका है। अगर तुमने ये भी साथ साथ में कर दिया, अगर तुमने ये भी साथ साथ में कर दिया, ठीक है। सर बचा क्या बेटा, वन शॉट वगैरह तो नहीं मैं किसी को भी बोल रहा कि आपको जो और भी बहुत सी चीजें होती है, मैं होता तो आपको 3-4 और बुक्स का नाम लिखवा देता, एचसी वर्मा भी करनी है, डीसी पांडे भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, ठीक है, हर चीज का तो मैंने आपको लिमिटेड चीजें बताई, ठीक है। एनसीईआरटी का आपको देखना है, क्लास नोट्स का देखना है, और पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज का, ये मेन चीजें आपकी कवर अप हो जाएंगी। और सवाल मैंने आपको टोटल बता दिए, अब वो डीपीपी से मिलाकर ही कर लो, रेफरेंस बुक थोड़ा मिक्स कर लो, बस सबका मिक्स कर लो, ठीक है। पीवाईक्यूज अगर आप साथ में थोड़े जेई मेंस के थोड़े जेई मेंस के भी कर लोगे तो थोड़ा लेवल आपका अप हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि नीट 2025 से थोड़ा ऊपर आ गया, ठीक है। नीट के तो करने ही करने, और उसके बाद आपको देना है टेस्ट, उसके बाद आपको क्या देने, टेस्ट। टेस्ट पे कौन सी स्टेज पे आ रहे हो, यहां से होने के बाद टेस्ट पे आ रहे हो, और यहां पूरी की पूरी जर्नी के दौरान यहां भी स्टार मार्क करने हैं क्वेश्चन, यहां भी स्टार मार्क करने हैं, यहां भी स्टार मार्क करने हैं, यहां भी स्टार मार्क करने, यानी कि टेस्ट देने के बाद, टेस्ट देने के बाद ऐसा नहीं है कि आराम फरमा रहे हो गया टेस्ट, तो टेस्ट में ये बाद में एक बार अपने टेस्ट पेपर में या क्वेश्चंस में आपको देखना है कौन कौन से स्टार मार्क सवाल थे, मतलब कौन से इंपॉर्टेंट सवाल थे, एक बार मैं जरा नोट डाउन करके रख लेता हूँ, वाली पीडीएफ में स्टार मार्क करके रख लेता हूँ। उसके बाद आती है बेटा आपकी रिवीजन, जो आप वीकली रिवीजन कर सकते हो, आप बहुत आसानी से जो है वीकली रिवीजन प्लान कर सकते हो, मंथली रिवीजन प्लान कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी प्लान कर सकते हो। अब रिवीजन के दौरान आपने क्या करना है,
नोट्स अपने फटाफट से 20-25 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए नोट्स को। उसमें जो स्टार मार्क क्वेश्चन है वो किए, इसके स्टार मार्क क्वेश्चन, इसके स्टार मार्क क्वेश्चन, बस ऐसे साइकिल रिपीट होगा। और मैं तुम्हें सच बोल रहा हूं बेटा, देखो टेस्ट जितने ज्यादा दोगे उतना ज्यादा अच्छा है। अगर जो आपको प्लानर में टेस्ट दिए गए हैं वो आपको देने ही देने, उसके अलावा एक टेस्ट सीरीज आपको, मतलब एक आपको जो अभी टेस्ट सीरीज हम ही आपको टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, टेस्ट सीरीज जो, तो उसमें यूनिट वाइज है, कैसा भी है वो आपको देने ही देने हैं टेस्ट। ठीक है, क्रैश कोर्स में जो भी टेस्ट आ रहे हैं वो टेस्ट आपको नहीं छोड़ने। ठीक है, वो यूनिट वाइज भी हो सकते हैं, 1-2 यूनिट आ जाएंगे या एक चैप्टर ही आ जाएगा, जैसा भी होगा उतना पोर्शन कवर करके टेस्ट देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, इसके अलावा अगर एनबीटीएस में हो जाएगा, उसमें तो चैप्टर वाइज है, वो भी साथ में दे दोगे तब तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी, बहुत सही हो जाएगा वो। तो ये आपके इस तरीके से आपको रिवीजन, एक बार ये साइकिल आपने फॉलो कर लिया ना, जब 2 महीने में बच्चे पैनिक कर रहे होंगे ना तुम्हारे सामने, बाकी बच्चे, कि यार ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, तुम लोग सच में स्माइल कर रहे हो क्योंकि तुमको पता है मुझे क्या रिवाइज करना है। जब बच्चों को ये नहीं पता होता ना मुझे क्या रिवाइज करना है, तब वो आते हैं फोमो में। ठीक है, जब बाकी बच्चे बोलते हैं कि यार अरे हम तो यार वो देखने वाले हैं, हम तो वन शॉट की एक पूरी सीरीज देखने वाले, हम तो जो लेक्चर्स है ना वो दोबारा उनकी पूरी वीडियो देखेंगे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें पूरा पता होगा कि मुझे करना क्या है। ठीक है, समझ रहे हो, तुम्हें पता होगा चक्रव्यूह से निकलना कैसे है। एक तुम मान सकते हो जैसे अभिमन्यु को तो सिर्फ अंदर जाने का पता था ना कि चक्रव्यूह, तुम्हें बाहर आने का भी पता होगा कि ये चक्रव्यूह से दोबारा कैसे आना है। ये एक चक्कर कंप्लीट किया तो उसके बाद साइकिल में अपने आप कर जाओगे, तो तुम गेम चेंजर बन जाओगे, तुम्हें ये चीज पता होगी, क्योंकि बाद में बच्चे कंफ्यूज होते हैं और 2 महीने में अपनी बनी बनाई प्रेपरेशन को खराब कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है पता नहीं कितनी चीजें पढ़ लेनी है, पूरी एनसीईआरटी को रिवाइज करने लग पड़ते हैं, ये करने लग पड़ते हैं। क्यों? अभी मार्क करो ना सब कुछ, थ्योरी भी जो इंपॉर्टेंट है उसको भी मार्क कर लो, सवाल जो है उसको मार्क कर लो। ये तब होगा जब कॉन्शियसली पढ़ाई करोगे। कॉन्शियसली पढ़ाई करो, पढ़ रहे हो तो मोटिव के साथ कि यार ओके, हर टाइम पे एक्टिव रहो। ये एक्टिव पढ़ाई तुम्हें इतनी ज्यादा फायदेमंद होगी ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो ये बातें क्लियर है बच्चों? एवरीवन इन द क्लास एक बार बता दो, इज इट सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर जो भी मैंने बताया आप लोगों को? ठीक है, जो भी अभी तक मैंने आपको बताया, इज इट सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर? एक बार बता दो। प्लान बिल्कुल समझ में आ गया ना? ठीक है, लवन्या, एवरीवन, दिलजीत, मनीष, जपलीन, अंशिका, ठीक है, सबको क्लियर हो गया ना? ठीक है, अब एक बार ना 11th और 12th की एनालिसिस देख लेते हैं, ताकि तुम समझ पाओ कि 2025 में हर चैप्टर से कितने कितने सवाल आए थे, और ये जो चीज है ये आपकी 2026 में भी आपको पता लगेगा कि किस चैप्टर से कितना कितना आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं इसी में से आएगा, लेकिन एक बार 2025 से थोड़ा पिक्चर देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले क्लास 11th का देख लेते हैं बच्चे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट कोई न्यूमेरिकल टाइप मैकेनिक्स वाला चैप्टर नहीं है, मैकेनिक्स वाला चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। देखो 3 सवाल आए थे, तुम 30 सवाल का देखना, 30 सवाल कैसे कवर्ड अप हो जाते हैं, तुम्हें बस ध्यान देने की जरूरत है। ये चैप्टर क्या बहुत डिफिकल्ट है? क्या नहीं है डिफिकल्ट, ये इजी है, इसको मैं इजी चैप्टर बोलता हूं, इजी है ये। ठीक है, इसके अलावा देखो मोशन इन अ प्लेन से कोई, यानी कि प्रोजेक्टाइल से कोई सवाल ही नहीं आया था। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इजी है, अभी मैकेनिक्स स्टार्ट नहीं हुआ है, 2 सवाल तुम यहां से कर ले जाओगे। लॉज ऑफ मोशन से 2 आए थे। देखो रोटेशन थोड़ा सा टेढ़ा चैप्टर है, रोटेशन थोड़ा सा टेढ़ा चैप्टर है, मैं मान सकता हूं ये 2। वर्क पावर एनर्जी से भी 2 सवाल आए थे, यहां से भी 2 सवाल, तो चलो यहां से 1-2 थोड़ा डिफिकल्ट सवाल बन गया आपका। अब देखो ग्रेविटेशन से 3 आ गए। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक जैसे ही है, ग्रेविटेशन अच्छे से समझ में आ गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गया तो ग्रेविटेशन भी आ जाएगा। छोटा चैप्टर है, तुमको खुद पता है, एक 2 लेक्चर में करवा देते हैं इसको। 3 सवाल यहां से बन गए, 3 6, और यहां से भी कहीं से 8 सवाल तो आपके ऐसे ही हो गए। ठीक है, अभी आधी 11th हुई है, अभी आधी 11th हुई है तुम लोगों की। ठीक है, आगे चलो। उसके बाद फ्लूइड इतना बड़ा चैप्टर है, लेकिन एक ही सवाल आया हुआ था। ठीक है, एक सवाल आया हुआ था। ऑसिलेशन के 2 सवाल थे। एसएचएम उतना बड़ा नहीं है, मैकेनिक्स के बाद आराम से हो जाते, 2 सवाल आए हुए थे। थर्मोडायनेमिक्स जो कि तुम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। ठीक है, तो ये वाला आधा पोर्शन तो वहीं से हो जाएगा, तो इसका सवाल कर सकते थे आप।
ठीक है, इसका सवाल कर सकते थे, मानो एक एक सवाल यहां से भी हो जाता, एक एक सवाल यहां से हो जाता, 2 सवाल यहां से हो जाते, 3 सवाल यहां से हो जाते, 5, 5 के बाद ये इसमें से भी आप मान लो अगर 2 सवाल कर लेते 7 और 7 उसको आप अच्छे से कर पाओगे, ये भी आपका कुछ मान लो एक एक सवाल यहां से भी हो जाएगा, ठीक है। और ये सारा पोर्शन करके तो मेरे को लग रहा है कि बहुत आराम से आप जो हो वो यहां से 14-15 सवाल कर ले जाते हैं, 14-15 सवाल यहां से कर ले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, देखो तुम ये बात समझने की कोशिश करो कि जो चैप्टर्स, हाँ पर मैथ्स कॉम्प्लिकेट हो गई थी सवालों में, ठीक है बेटा, सबके लिए ही कॉम्प्लिकेट हो गई थी, पहली बात तो है ना, सबके लिए कॉम्प्लिकेट हो गई थी, तभी तो रिजल्ट इतना वेरी हुआ ना यार, 120 मार्क्स पे 580 तक आपका स्कोर बन रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन ज्यादा से ज्यादा कब होगी, जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे। इसलिए मैंने आपको बोला ना कि एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि मैं आपको सवाल करवाऊं, हम सवाल करें और आप ज्यादा से ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस करो। सवालों की प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ नैया पार हो पाएगी। कैलकुलेशन ज्यादा से ज्यादा करोगे और डरोगे नहीं, कैलकुलेशन की स्पीड ऑटोमेटिकली, सीधा सीधा बात है, स्पीड तभी डेवलप होती है जब प्रैक्टिस होती है। ऐसे कोई गुरु मंत्र नहीं है, कोई ऐसी स्पीड नहीं डेवलप कर पाया आज तक, वो प्रैक्टिस से ही डेवलप होती है, प्रैक्टिस से ही समझ में आता है कि कैसे एलिमिनेट करना है, कहाँ अप्रोक्सीमेशन लेनी है, कैसे लेनी है, वो प्रैक्टिस से ही आता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बट अभी तुमने यहां से एक बात समझी, ऑसिलेशन से 2 सवाल आ गए तुम लोगों को, ठीक है, ग्रेविटेशन से 3 सवाल आ गए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से 3 सवाल आ गए, आराम से हो सकते थे, सोचने वाली बात है। तो ये चैप्टर्स पर स्टार मार्क करके रखना, अगली बार भी हो सकता है यहां से कुछ बन जाए, ठीक है, ज्यादातर सवाल। अब हम लोग 12th की बात करते हैं, एक बार 12th की एनालिसिस देख लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड इजी ही होता है, 2 सवाल हो जाते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसे आपको पता है फेवरेट है, क्लास 12th में और 11th में कुछ चैप्टर्स आपने मार्क करके रखने। यूनिट्स एंड डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट। क्लास 12th में अगर आप बात करें, क्लास 12th में अगर बात करें, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड इंपॉर्टेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी हर बार इंपॉर्टेंट, हर बार स्टार मार्क चाहिए। 3 से 4 सवाल तो आते ही आते हैं, इसको तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो जरा, ठीक है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म अच्छा है, यहां से भी 2 सवाल हो सकते थे, बोर्ड में भी तुमने पहले पढ़ रखा है, बोर्ड की तैयारी करो, क्लास 12th में तो ज्यादातर हो जाने चाहिए, ये आसान है ये, ठीक है। ईएमआई से आपको 1 सवाल आया हुआ था, एक ही आता है, एक आता है या कभी आता भी नहीं है, 1 सवाल आता है, यहां से भी 0 मतलब 1 सवाल आ जाता है, ये तो बहुत छोटा चैप्टर है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, लेकिन यहां से भी, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट, ईएमआई, एसी, 2 सवाल टोटल मिला के, या 1 2 3 इतने ही आते हैं यहां से भी। तुम देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बच्चे बोल रहे थे एग्जाम पर, देखो तो सही कहां से क्वेश्चन आया है। डिस्प्लेसमेंट करंट का सवाल था, थोड़ा मुश्किल सवाल था, लेकिन आया भी तो छोटे चैप्टर से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 2 सवाल बन गए तुम्हारे, जबकि रे ऑप्टिक्स इतना बड़ा चैप्टर है, वहां से भी 2 सवाल। वेव ऑप्टिक्स कंपैरेटिवली छोटा है, वहां से भी 2 सवाल। तो कहने का मतलब क्या है, 12th के पोर्शन में मॉडर्न फिजिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां में आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आता है। आगे देखो, डुअल नेचर से 3 सवाल, क्या ये चैप्टर बड़ा है, क्या ये चैप्टर बड़ा है, 3 सवाल यहां से आ गए थे, 3 सवाल, ठीक है, 3 सवाल यहां से आ गए। एटम्स छोटा चैप्टर है, 2 सवाल यहां से आ गए। सेमीकंडक्टर छोटा चैप्टर है, 2 सवाल यहां से आ गए, 2 2 4 7, देखते चलो, 7 और 2 9, 9 और 2 11, ठीक है, 11 के बाद ये वाला कितना हो गया 12, 12 के बाद ये 13, 13 और 2 15, 15 और यहां से भी आप 2 2 मान लो, 17 और 19, 19 सवाल तुम यहां से कर सकते थे, 11 सवाल वहां से कर देते, 30 सवाल हो जाते। तुम देखो तो सही, प्रोपोर्शन तो देखो। इसका मतलब क्या है कि ये जो छोटे वाले चैप्टर्स है ना, इनका भी हर सवाल 4 मार्क्स का ही होगा, और बड़े का भी हर क्वेश्चन का 4 मार्क्स का ही होगा। तो ये जो चैप्टर्स आपके हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, ये बार बार पैटर्न में देखा गया है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं क्लास 12th में। 11th में बात करें तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, फिर आपका जो है ग्रेविटेशन,
इसके बाद आपकी बारी आ जाती है ये ऑसिलेशंस हो गया, आपका वेव्स हो गया, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात, समझ गए। तो बेटा ये आज मैंने पूरा आपके साथ प्लान डिस्कस कर लिया कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ाई करनी है आप लोगों ने। ठीक है, मुझे एक बार सभी बच्चे बता दोगे, एक बार आप में से कितने बच्चे 12th में हैं और कितने बच्चे ड्रॉपर हैं? एक बार जरा प्लीज फटाफट से बता दोगे क्या? कितने बच्चे जो है एक बार ऐसे लिख दो। अच्छा, लवन्या कह रही है ड्रॉपर, तला ड्रॉपर 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 ड्रॉपर, ज्यादातर बच्चे मतलब ड्रॉपर के हैं। अच्छा, वेदांत कह रहे हैं 12th का है, ओके, ज्यादातर बच्चे ड्रॉपर के हैं। तो बेटा जी आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, अभी मैं ड्रॉपर्स के लिए कह रहा हूं कि एक साल की कीमत क्या होती है। तो लगा दो पूरा जोर, तुम पे तो कोई बोर्ड का भी प्रेशर नहीं है। बाकी वाले जो हैं जिन्होंने बोर्ड देना है, आपने 12th एक बार कर रखी है तो 12th का पोर्शन आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, बहुत जल्दी जल्दी कर लोगे। आपको सिर्फ 11th के लिए करना है अच्छे से। मतलब एक आप कहोगे कि 11th शायद हो सकती है आप थोड़ी सी भूल रहे होगे या उसमें थोड़ी सी एक पकड़ की जरूरत होगी आपको, तो 12th तो हम यहां से इसके साथ साथ ही कवर अप कर लेंगे। तो एक बार दोबारा यहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगी, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, नीट पे जो आपकी ग्रिप है वो मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो सीधे सीधे मैंने बता दिया 10 से 12 घंटे 10+ आवर्स की स्टडी इंपॉर्टेंट है तो है। बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? बेटो मैं आपका टीचर भी हूं, मैं आपका फ्रेंड भी हूं, ठीक है, तो हम लोग जो है वो क्लास में भी माहौल एकदम लाइट रखेंगे, है ना, और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। मुझे तुम्हारी सिलेक्शन से बहुत मतलब है, मुझे बहुत फर्क पड़ता है तुम्हारी सिलेक्शन से, ठीक है, कि तुम लोगों को चीजें जो है वो समझ में आ रही हैं या नहीं समझ में आ रही है, तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है, तो फिजिक्स में जैसे कि मैंने बताया क्वेश्चंस का ही खेल है, तो क्वेश्चंस तुम भी कमी मत छोड़ना, मैं भी करवाऊंगा, कमी नहीं छोड़ेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे एकदम बढ़िया तरीके से और फोड़ेंगे। तुम्हारा सपना मेरा सपना बन चुका है, ठीक है, तुम्हारा सपना मेरा सपना बन चुका है कि मुझे ये बच्चों से करवाना है। ठीक है, और बच्चों मैं जानता हूं जो तुम्हारी एज है, बहुत से लोग बोलते हैं ये बात कि अरे ये बच्चों का ध्यान नहीं रहता, मैं समझता हूं इन द मॉडर्न एरा डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। अपने आप को प्लीज इन 5 मंथ्स में जितनी डिस्ट्रैक्शंस हो सके उतनी डिस्ट्रैक्शन से बचाओ, ये फोन की एडिक्शन को दूर कर दो। जितना जरूरी है जब लेक्चर देखना है तभी तुम्हारे पास होना चाहिए, जब क्वेश्चन कर रहे हो फोन तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितनी भी इंपॉर्टेंट तुम्हारी फ्रेंडशिप्स हैं होल्ड पे रख दो सभी। ठीक है, अगर जिंदगी में वो लोग तुम्हें रियली में वैल्यू करते हैं ना, जो जिनके साथ तुम फ्रेंडशिप हो, तो वो ये बात समझ जाएंगे, अपने जो होते हैं ना वो ये बात समझ जाते हैं कि सामने वाला किसी मिशन पर है, सामने वाला कोई काम कर रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा ना। ठीक है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो ना, तुम मेहनत करने जा रहे हो ना, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो जब तुम काम सही कर रहे हो तो फर्ज बनता है ना अपनों का कि वो ये बात समझे कि सामने वाला किसी इंपॉर्टेंट काम में लगा हुआ है। तो अभी जो भी हमको बता दो, अगर कोई कहे तो कि यार हम अभी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, ये 5 मंथ है, मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम वेब सीरीज नहीं देखोगे, कोई बड़ी इंपॉर्टेंट मूवी आई वो नहीं देखोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी ध्यान सिर्फ खुद पे, ये 5 महीने, और उसके बाद तुम उस हर इंसान को टाइम दे पाओगे जिसको तुम देना चाहते हो, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, खुद को, अपनी हॉबीज को, हो सकता है तुम्हारी हॉबीज हो। ठीक है, बेटा स्टार मार्क क्वेश्चंस मैंने आपको बताया ना कि जो आपके स्टार मार्क क्वेश्चंस है, जैसे हमारे ग्रुप्स भी हैं वहां पे भी आप डाउट पूछ सकते हो अपना। ठीक है, वहां पे भी आप अपने डाउट वगैरह पूछ सकते हो, या स्टार मार्क जो आपको हो सकता है आपको पहले कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो, जैसे कोई एक सवाल है वो आपसे नहीं हुआ, ठीक है, जब आपने अपना पूरा कर लिया, ये सवाल आपसे नहीं हुआ तो आप पूछ सकते हो ना, हमसे पूछ सकते हो, ठीक है, आप अपने पीयर से पूछ सकते हो, ग्रुप्स हमारे हैं व्हाट्सएप वाले, वहां पूछ लो, तो वहां पता लग जाएगा कि क्या। और या तो हो सकता है कि वो सवाल उतना डिफिकल्ट ना हो, शायद आपने थ्योरी उतनी ना पढ़ी हो, तो एक बार थोड़ा सा उससे हल्का सवाल करके देखो, या थोड़ा सा एक बार अपने नोट्स रिवाइज करके देखो, फिर अटेम्प्ट करो। लेकिन बाद में स्टक मत रहना किसी सवाल पे बहुत टाइम तक, नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो उसको। ठीक है, हाँ, बट अच्छे सवाल को स्टार मार्क करके रखो, उसको स्टार मार्क करके रखो। ठीक है,
पूछ लेना वो सवाल बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, वो बेटा वो कॉल मैं आप पे छोड़ता हूँ बेटा, ठीक है ना? मोहम्मद अलहम्द, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ बेटा। अगर आपको लग रहा है कि आप दोनों क्लासेस कर सकते हो, आप वहां 11th कर सकते हो, यहाँ 12th कर सकते हो, वेल एंड गुड फॉर यू, वो आपकी कॉल है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं इतना टाइम हम लोग नहीं दे पाएंगे, हम लोग एक ही साथ चल सकते हैं, 1.5-2 घंटे की क्लास यहाँ पे और एक को, तो एक को फॉलो करो। मुझे भी लग रहा है कि दोनों आपके लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, तो एक को फॉलो करो, उनके साथ चलो, उन्हीं का पूरा शेड्यूल फॉलो करो, क्योंकि अगर आप 2 जगह पढ़ोगे तो दोनों जगह आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा। इफ यू कैन डू इट, सब आपके पोटेंशियल पर है, अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है नहीं यार यहाँ पे भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो पहले हम एक तरीके से स्ट्रीमलाइन तरीके से ही चलते हैं, तो आप चल सकते हो। तो मेरी क्लास सुबह 10 बजे से होगी। 4 तारीख को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के साथ स्टार्ट करेंगे, सुबह 10 बजे पहली क्लास आपकी होगी। गॉट इट? समझ में आ गया बच्चों? किसी को कोई डाउट है? हाँ, मैं बात कर लेता हूँ बेटा टीम से, बहुत से बच्चे हो रहे हैं ऐड, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड कर रहे हैं, आप टेंशन मत लो, ठीक है? हाँ, जिन नंबर से आपने ऐप पे रजिस्टर किया था, उसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे ऐड किया जाएगा, ठीक है? उसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे ऐड किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया है ना? ये आज की ओरिएंटेशन का हमारा मोटिव था, ठीक है? और मैं अपने बारे में बता देता हूँ बच्चे, शायद मैंने अपने बारे में बताया नहीं। मेरा नाम है निशांत शर्मा और मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। मैंने एनआईटी से इंजीनियरिंग की हुई है और उसके बाद मैंने अपनी टीचिंग के पैशन को फॉलो किया और तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। जेई के बच्चों को भी पढ़ाया है मैंने, नीट के बच्चों को भी पढ़ाया है और बहुत से बच्चों का सिलेक्शन भी करवाया है। तो मैं परफेक्टली समझता हूँ कि एक बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, वो प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करना है, पढ़ने का जो रोड मैप है वो क्या होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मैं समझता हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो अगर आप फॉलो करोगे, मैं यकीन के साथ बोलता हूँ आपको बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है? बाकी ये सफर अब सिर्फ आपका नहीं रहा, इस सफर में मैं भी आपके साथ जुड़ चुका हूँ और 5th ऑफ मई कोई 3rd ऑफ मई या कभी भी आपका एग्जाम है, तब तक और इवन उसके बाद भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? अपना बेस्ट देंगे मिलकर, ठीक है? और फिर ऊपर वाले पे छोड़ देंगे, भगवान पे, ठीक है? फिर ऊपर वाले पे छोड़ देंगे। अपने से तो हम मेहनत ही कर सकते हैं ना, तो मेहनत करेंगे, एफर्ट डालेंगे जितना हम लोग कर सकते हैं। क्या बोलते हो यार? सही बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बेटा मेरा ग्रुप मेरे नाम से ही है, निशांत के नाम से, ठीक है? हाँ, अभी शायद कुछ और नाम लिख रखा है, कुछ सक्षम या कुछ ऐसा कुछ नाम लिख रखा है, मैं चेंज करवा लेता हूं उसको, ठीक है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, टेंशन मत लो यार, टेंशन मत लो, सवाल भी लिखकर ही सॉल्व करवाऊंगा आर्यन, टेंशन मत लो आप बिल्कुल भी, ठीक है? हाँ हाँ, जहां थ्योरी होगी वहां पे हम लोग करेंगे, जो भी सॉल्व करने वाली चीजें सॉल्व करेंगे, क्यों नहीं सॉल्व करेंगे? ऐसे नहीं बताऊंगा आपको, सॉल्व करके बताऊंगा ना, मेरे साथ सॉल्व करोगे आप लोग, क्यों नहीं करोगे इसमें? हाँ, टेलीग्राम का जस्ट अ सेकंड, मैं आपको अपना टेलीग्राम का बता देता हूं, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जस्ट अ सेकंड। हाँ, ये है मेरे टेलीग्राम का, आप लोग इसको स्कैन कर लीजिए या फिर आप सर्च कर लीजिए निशांत_सर_फिजिक्स, यहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है? हाँ, इसको स्कैन कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और या फिर इसको स्कैन कर लेना या फिर वहां पे टाइप कर लो निशांत_सर_फिजिक्स, ठीक है बच्चों? एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा बेटा, टेंशन मत लो, है ना? हाँ, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा आपको, बताऊंगा कि इस पोर्शन को रीड कर लो, इस पोर्शन को रीड कर लो, बताऊंगा, लेकिन रीड तो आप ही करोगे ना। मैं तो आपको बताऊंगा, मैं इंपॉर्टेंट चीजें समझाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा, लेकिन जहां से आपसे पूरा पैराग्राफ की रीडिंग होगी, उससे आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी, ठीक है? तो ये पता लग गया ना, यहां से कर लोगे? हाँ बेटा, सब करवाऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा, ठीक है? टेंशन मत लो आप लोग, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है? आप बस जो मैंने प्लान आपको बताया है, पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, मैं सब चीजें करवाऊंगा, फिक्र मत करो आप बिल्कुल भी। हाँ बेटा, हैंड रिटन ही होगा, टेंशन मत लो आप लोग, हैंड रिटन ही होगा, ठीक है? हाँ हाँ, टाइप्ड बहुत कम चीजें रहेंगी, टेंशन मत लो आप, हैंड रिटन ही करवाऊंगा, ठीक है? हाँ, फॉर्मूला पूरा बताऊंगा, कैसे क्या आता है, ये कैसे होता है, सब कुछ बताऊंगा,
चलिए फिर है ना, आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, और मिलते हैं अब आपसे क्लास में। हाँ हाँ, जीरो से ही शुरू करेंगे आर्यन, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा जीरो से शुरू करेंगे। लेकिन आपको जैसे पता है 3 मंथ्स में करना है 2 साल का सिलेबस, तो लॉजिकली भी अगर आप सोचो तो हमें थोड़ा स्पीड में करना, तो आपको वो पेस पकड़नी है, भागना तेज है। ये एक मैराथन है जो अगले 5 महीने में खत्म हो जाएगी। अगर आप पीछे हो तो तेज भागना पड़ेगा। तो हम तेज भागेंगे लेकिन कुछ भी छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं वादा करता हूं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं तुम्हारे लिए, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, लेकिन तेज भागोगे। तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं भी भागूंगा तुम्हारे साथ और तेज भागेंगे, ठीक है बच्चों, और पीछे छोड़ देंगे उन बाकी सबको और सिलेक्शन लेकर दिखाएंगे, ठीक है। चलिए फिर, टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं अब आपसे 4 तारीख को। तब तक के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखो बच्चों, ठीक है, और मिलते हैं क्लास में। हंसी मजाक भी होगा, पढ़ाई भी होगी, तो सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, और मैं प्रे करूंगा भगवान से कि आपकी सिलेक्शन भी हो, ठीक है। चलिए, गुड बाय।